हेलो बेटा, मैं हूं राघवेंद्र चौधरी और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राघवेंद्र पर। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे एसएससी सीजीएल ले लो, चाहे सीएचएसएल ले लो, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, इसमें से काफ़ी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मैं आज आपको टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री को कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैं लाइन एंड एंगल पढ़ाऊँगा, फिर आपको ट्रायंगल पढ़ाऊँगा, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जो आज मेरा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ज्योमेट्री में वो है लाइन एंड एंगल के बारे में। ठीक है, तो अगर बेटा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, लाइन क्या होती है। लाइन जो होती है ना बेटा, वो पॉइंट से मिलकर बनी होती है। When infinite number of points are arranged in a straight path, जब इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सपोज आप पॉइंट को इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं और आप क्या करते हैं, आप इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। आप अगर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? लाइन का फॉर्मेशन होगा। जो पॉइंट्स होता है ना, ये सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक होता है। किसका? सबसे बेसिक ज्योमेट्री का सबसे बेसिक पार्ट है। मतलब बिना पॉइंट्स के कोई भी ज्योमेट्रिक शेप जो है नहीं बन सकती। चाहे आप लाइन ले लो, चाहे ट्रायंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, सारे के सारे जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। और पॉइंट से ही किसका फॉर्मेशन हुआ? लाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमारी क्या बन गई? एक लाइन बन गई। अब आप कहेंगे सर लाइन, लाइन देखो बेटा, लाइन तीन तरीके से हो सकती है। सबसे पहला जो है वो होती है लाइन, दूसरा रे, और तीसरा होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। देखो, लाइन क्या होती है, देखो, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन का क्या होता नहीं होता? कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन जो होती है बोथ डायरेक्शन, मतलब इधर भी और इधर भी मूव करती है। ठीक है, मतलब इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में। लेकिन रे जो होती है इसका एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है? इसका एक एंड पॉइंट होगा और एक डायरेक्शन में ये इन्फानाइट तक मूव कर सकती है। जबकि जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है? उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। सपोज ये मैंने ले लिया ए, ये मैंने ले लिया बी, तो देखो इसका दो एंड पॉइंट होंगे। जब दो एंड पॉइंट होंगे तो इसकी लेंथ भी क्या होगी? फाइनाइट लेंथ होगी। इसका क्या रखना, याद रखना जो। तो अच्छा, अगर मैं सपोज इसको रिप्रेजेंट करूं, ये ए है, ये बी है, तो अगर मैं मुझे लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मुझे रे को रिप्रेजेंट करना होगा, सपोज ये ए है और ये बी है, तो मैं रे को इस तरह से क्या करूंगा? रिप्रेजेंट करूंगा। अगर लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट को मैं इस तरह से, जनरली हम कोई भी जब कोई भी सपोज हमको लाइन लिखनी होती है तो हमने क्या देखा है, जनरली हम सीधा लिख देते हैं ए बी, मतलब ये भी नहीं लिखते, ये सीधा लिख देते हैं ए बी। तो उसमें क्या है, मतलब कंफर्टेबल। अब उसमें क्या आप जो एरो लगाएंगे या लाइन सेगमेंट के लिए लाइन का वो करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा किसके बारे में? लाइन के बारे में। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइन क्या होती है, तो लाइन किससे मिलकर बनी होती है? पॉइंट से मिलकर बनी होती है। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है एक स्ट्रेट पाथ में अरेंज होते हैं और उन हम पॉइंट्स को मिलाएं तो एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। लाइन कितने तरीके से होती है? लाइन तीन टाइप्स की होती है। लाइन हो सकती है, लाइन रे हो सकती है, लाइन सेगमेंट हो सकती है। तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? जो लाइन होती है उसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में वो इन्फानाइट तक क्या कर सकती है? इन्फानाइट तक एक्सटेंड कर सकती है। जबकि जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी एक फाइनाइट लेंथ होती है।
आपने देखा होगा कि इस जो लाइन है, जनरली हम लाइन कहते हैं कि इसकी लाइन की लेंथ 5 मीटर है, लाइन सेगमेंट नहीं बोलते हैं जनरली, तो 5 मीटर है, 6 मीटर है, इसका मतलब वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो इसको क्या रखना, याद रखना, ठीक है। अब देखो ये लाइन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है। देखो एंगल के बारे में मैंने आपको एक लेक्चर पहले भी बताया है, उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से समझाया था एंगल और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। मेरा एक वीडियो भी डला हुआ है इसमें जो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए थे तब, आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए मैं आपको एक इसके एंगल के बारे में भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो एंगल, एंगल क्या होता है। यहाँ से आ गया वो एंगल के बारे में, मैं इधर लिखता हूँ। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, पता है। देखो व्हेन टू रेज, जब दो रेज का सेम एंड पॉइंट हो, जब दो रेज का सेम एंड पॉइंट हो, एक मैंने रे ये ले ली, एक मैंने रे ये ले ली। सपोज ये मेरी रे है ए बी और ये मेरी रे है ए सी, इन दोनों का सेम एंड पॉइंट है ए। व्हेन टू रेज हैव सेम एंड पॉइंट, जब दो रेज का सेम एंड पॉइंट होगा तो वो दोनों रे क्या करेंगी, एक एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। एक ये वाली रे है, एक ये है, और ये देखो ये जो दोनों रे हैं वो एक एंगल का फॉर्मेशन कर रही हैं। किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रही हैं, एंगल का। अब मैं आपको इसको क्लॉक की हेल्प से समझाता हूँ। जो ये देखो, ये मेरे पास एक क्लॉक है, क्या है, क्लॉक है, ये मैंने ले रखी है। अब देखो ये क्लॉक इस तरह से मूव करती है, 7 है, फिर 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, मतलब ये मेरी क्लॉक किस तरह से मूव कर रही है, ऐसे। तो ये मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, कौन सी, क्लॉकवाइज। अगर मैं इसके अपोजिट जाऊंगा तो ये क्या हो गई, मेरी एंटी क्लॉकवाइज इधर, और ये मेरी क्या हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह सकता हूं मैं इसको। अब देखो मेरी डायरेक्शन कौन सी है, इधर की तरफ है, ये देखो ये वाली डायरेक्शन। इसका मतलब मैं जो एंगल को मीजर करूंगा वो एंगल को किस में मीजर करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मीजर करता हूँ। अच्छा सपोज ये एंगल थीटा है, क्या है, थीटा, और इसको मैं किस में मीजर करता हूँ, एंगल को मैं जो है डिग्री में मीजर करता हूँ। ये देखो ये जो साइन होता है ये डिग्री का साइन होता है, ठीक है। और जो सेम एंड पॉइंट होता है, ये दोनों रेज का सेम एंड पॉइंट है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, वर्टेक्स कहूँगा। क्या कहूँगा, वर्टेक्स कहूँगा। तो ये हो गया मेरा एंगल के बारे में। अगर आपसे कोई भी पूछे कि एंगल क्या होता है तो उनको क्लियर बताओ, व्हेन टू रेज हैव अ सेम एंड पॉइंट, जब दो रेज का सेम एंड पॉइंट होता है तो वो एक एंगल का फॉर्मेशन करती हैं। और जो सेम एंड पॉइंट होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, वर्टेक्स कहता हूँ। और मैं एंगल को किस में मीजर करता हूँ, हमेशा एंगल को डिग्री में मीजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ एंगल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। अब मेरा आता है टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स। ये देखो मैंने क्या किया, इसको भी मैं आपको क्लॉक की हेल्प से समझाता हूँ। सपोज ये मैंने क्लॉक ले ली और इसको मैंने इधर कर दिया। सबसे अच्छा ये मेरी दो रे हो गई, एक ये वाली रे है, एक ये वाली रे है। सपोज इस वाली रे को मैं क्या ले लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये वाली रे हो गई ए बी, और एक मैंने ये ले ली दूसरी रे, सपोज ये मैंने ले ली ए सी, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस है कि जब हमारी दोनों रे जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं।
कोइंसाइड का मतलब ये वाली रे यहाँ पर नहीं है, ये वाली रे कहाँ है, ये वाली रे इसी के ऊपर लाई कर रही है, AC, मतलब ये वाली रे और इसी के ऊपर दूसरी रे आ गई। तो इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब मैं दूसरा केस ले लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, OB रे को तो मैंने इस तरह से ही रखा, सबसे फर्स्ट केस फर्स्ट। अब मैंने यहाँ लिया केस सेकंड। अब मैंने क्या किया, OAB रे को तो मैं ऐसे ही रखूँगा, रख लिया मैंने AB रे को इसी तरीके से। अब मैंने जो मेरी AC रे है उसको मैंने मूव किया, किस तरह से मूव किया, अब देखो अभी मेरे दोनों ऐसे थे, अब मैंने मूव किया ऐसे, मैं इस तरह से मूव किया इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैंने इसको ऐसे कर दिया AC रे को। तो ये एंगल होगा, कोई भी हो। अच्छा, आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, 90 डिग्री केस होता है जब मैं इस दोनों रेज को इस तरह से कर दूंगा, लेकिन मैं उस कंडीशन पर नहीं पहुंचा हूं, मैं इन दोनों के बीच में हूं यहाँ पर। तो ये जो एंगल होगा, सपोज ये एंगल है थीटा, तो इस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 90 डिग्री से कम है क्या नहीं। तो इस तरह के एंगल को मैं क्या कहूँगा, एक्यूट एंगल कहूँगा। क्या कहूँगा, एक्यूट एंगल कहूँगा। ये मेरा एक्यूट एंगल है। अब मैंने केस थर्ड ले लिया। केस थर्ड क्या कहता है, सबसे पहली पोजीशन मेरी कहाँ पे थी बेटा, सबसे पहली पोजीशन मेरी ये थी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे थे। फिर मैंने इसको मूव किया AC को, फिर मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैंने और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगा, सपोज ये वाली कंडीशन आ जाए मेरी, एक AB रे ऐसे है और AC रे मेरी क्या है, ऐसे है। तो मैंने इसको AB को इस तरह से ले लिया और AC को क्या किया, इस तरह से ले लिया। तो सपोज ये क्या हो गया, AB हो गया और ये क्या हो गया, AC हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल ये कितना है, 90 डिग्री। इस तरह से, इस तरह का कोई अगर एंगल होगा तो मैं उसको कहूँगा राइट एंगल। क्या कहूँगा, राइट एंगल। मतलब इसको मैं क्या कहूँगा, समकोण हिंदी में, और इसको क्या कहूँगा, न्यून कोण। ये 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से तो अधिक है, 90 से कम है। अब मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ, आप ये देखो, अब मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको और मूव करूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस तरह से लूँगा मैं इसको। मतलब सपोज ये मैंने ले लिया केस फोर्थ, AB जो रे है उसको तो मैं इसी तरीके से रखूँगा, AC रे को मैं इस तरह से कर दूँगा। 90 डिग्री हमारा कहाँ पे था, यहाँ पर। तो देखो 90 डिग्री से तो अधिक ही है ये एंगल, सपोज ये एंगल थीटा है, 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। तो जब किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से तो अधिक हो जाए लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो इस तरह के एंगल को मैं क्या कहूँगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहूँगा। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हो गया, अधिक कोण। क्या हो गया, अधिक कोण। तो सबसे पहली हमारी सिचुएशन कहाँ पे थी, यहाँ पर, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे थे। फिर मैंने इसको और बढ़ाया, एक्यूट एंगल बन गया मेरा। फिर मैंने और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, राइट एंगल बन गया मेरा। फिर मैंने और किया, ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट केस में दोनों को एक दूसरे के अपोजिट कर देता हूँ, एक इस डायरेक्शन में, दूसरी जो रे है वो इसके अपोजिट हो गई सपोज। तो मैं ये नेक्स्ट केस लूँगा यहाँ पर। नेक्स्ट केस क्या लूँगा, यहाँ पर। ये मेरा केस कौन सा हो गया, फिफ्थ केस हो गया। मतलब मैंने जो मेरी एक रे है वो इस तरह से है और दूसरी रे को मैंने इसके क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, AC। तो ये वाला जो इनके बीच में, दोनों रेज के बीच में जो एंगल होगा थीटा, वो अब कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इस तरह के जो एंगल को मैं क्या कहता हूँ, स्ट्रेट एंगल कहता हूँ। क्या कहता हूँ, स्ट्रेट एंगल कहता हूँ। ये देखो ये वाली कंडीशन है, एक रे इधर है, एक रे इधर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल को मैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूँ। मेरे एरो को, निशान को देखो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ। सपोज ये मैं यहाँ, अभी ये यहाँ पर था, अब मैं इसको फिर मूव करूँगा।
अब मेरा केस कौन सा है, सिक्स्थ। ये मैंने ए बी रेज को ऐसे ही रखा, अब मैंने इसको और बढ़ा दिया, मतलब और मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर दिया। ये तो मेरा 180 था, ये मेरा 90 था। अब देखो ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है थीटा। अब देखो ये वाला एंगल जो थीटा है वो क्या है, वो 180 डिग्री से तो अधिक है, 180 डिग्री को तो क्रॉस कर गया, लेकिन 360 डिग्री से क्या है, कम है। तो इस तरह का अगर कोई एंगल है जो 180 डिग्री से अधिक है लेकिन 360 डिग्री से कम है, तो इस तरह के एंगल को मैं कहूँगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहूँगा, रिफ्लेक्स एंगल कहूँगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या कहता है। अब मैंने क्या किया, अब मैं लेता हूँ केस 7। अभी तक मेरी एक रे इस तरह, एक रे इस तरह, लेकिन अभी मैं इसको पूरा घुमा दिया, पूरा, और पूरा घुमा के इसी के ऊपर कॉन्साइड कर दिया। मतलब मैं कहाँ से चला था आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ से चला था जब दोनों रेज एक दूसरे के क्या थी, कॉन्साइड कर रही थी, ओवरलैप। तो मैंने फर्स्ट केस ये लिया, सेकंड में मैंने ये लिया जब 0 से 90 के बीच में, थर्ड केस मैंने ये लिया 90 डिग्री वाला, फोर्थ केस मैंने ऑब्ट्यूस एंगल वाला लिया जो 90 डिग्री से अधिक है, 180 से कम है। फिफ्थ केस मैंने कौन सा लिया, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रेज हुए। सिक्स्थ केस मैंने रिफ्लेक्स एंगल वाला लिया, 180 डिग्री से कम है लेकिन 360 से कम है। अब मैं इसको एक पूरा राउंड करके मैं इसको एक दूसरे को ओवरलैप कर देता हूँ। मतलब अगर ये मेरी ए बी रे है और मैंने इसको पूरा राउंड करके दोबारा मैं इसी के ऊपर कर देता हूँ ए से, मतलब मैं यहाँ से चला था और मैं इस तरह से एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेता हूँ, तो इस तरह का इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 360 डिग्री। और इस तरह के एंगल को मैं क्या कहूँगा, कंप्लीट, क्या कहूँगा, कंप्लीट एंगल कहूँगा कि ये मेरा क्या है, एक कंप्लीट एंगल हो गया है। अब यहाँ पे दो केस और देखिए आप। अभी आपने दो केस देखे, एक तो आपने देखा स्ट्रेट एंगल का और एक आपने देखा कंप्लीट एंगल का। स्ट्रेट एंगल वाले में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दो रेज एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनके बीच में 180 डिग्री बनेगा। क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सपोज एक कोई स्ट्रेट लाइन है, क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये ए, चलो इसी को ही ले लेता हूँ, इसी को ही ले लेता हूँ, सी ए पी। अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाले पॉइंट पर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। अब सपोज इस वाले पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट हो रही हैं इस तरह से, ये सपोज मैंने ले ली डी और ये ले ली ई, दो रेज ले ली, एक ए डी हो गई, एक ए ई हो गई। अब ये जो एंगल है, एक ये वाला एंगल, सपोज ये एंगल θ1 है, एक ये वाला एंगल, सपोज ये एंगल θ2 है, और एक ये वाला एंगल, ये क्या है, सपोज θ3 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता भाई। ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीनों का सम कर दिया, दिस प्लस दिस बराबर इन तीनों के सम के इक्वल, मतलब 180 डिग्री। तो जब भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि ए सी ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है। और जब कभी भी कहा जाए कि ये कंप्लीट पाथ फॉलो कर रहा है, सपोज इसका केस और देखो, अगर सपोज इस तरह से आ जाए रेज, एक ये रे है, एक ये है और एक ये है, ये सपोज ए बी सी डी है। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ और कंप्लीट पाथ को फॉलो करूँगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है। अगर सपोज करो ये एंगल मेरा θ1 है, ये θ2 है और ये वाला एंगल मेरा क्या है, θ3 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 जो होगा वो 360 के इक्वल होगा। भाई इतना प्लस इतना प्लस इतना, तीनों को जोड़ के मैं 360 लिख सकता हूँ।
अब देखो इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ये इन पर क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैंने ये आपको समझाया है यहाँ पर दोनों चीज़। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, समझ में आ रहा है बेटा? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझसे पूछिए कि हमको ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं, ये कह रहा कैलकुलेट एंगल AOC, एंगल BOD एंड एंगल AOE, ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। इट इज बीन गिवन दैट क्या दिया हुआ है, हमको दिया एंगल COD जो है वो 90 डिग्री है, एंगल BOE जो है वो 72 डिग्री है, और हमको क्या दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ है कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? अच्छा अब देखो, उसने दिया है कि AOB ये वाली लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये A हो गया, O हो गया और B हो गया, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और ये वाला जो एंगल है उसने हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ये COD, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। और उसने क्या दिया हुआ है, ये कोई है E, ये क्या है, ये है E, ये X दिया हुआ है, ये Y दिया हुआ है, ये 72 और ये 3x, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब देखो निकालना क्या है, एंगल AOC मतलब x की वैल्यू निकालनी है हमको, और BOD BO और D y की वैल्यू निकालनी है, और AOE मतलब 3x की वैल्यू निकालनी है। अब किस तरह से निकालोगे, देखो अगर मैं इस फिगर में देखूं तो AOB मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली मेरी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकता हूँ कि 3x प्लस 72 जो होगा वो 180 होगा, मतलब दिस प्लस दिस को मैं 180 कह सकता हूँ। अगर ये 180 होगा तो 3x की वैल्यू 180 माइनस 72, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आ गई। जब x की वैल्यू मेरे पास आ गई ये वाली, तो अभी भी देखो AOB अगर स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस 90 प्लस y, मैं क्या कह सकता हूँ, अगर AOB क्या स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 90 प्लस y कितना हो जाएगा 180। x की वैल्यू हमको पता ही है 36 प्लस 90 प्लस y 180। अगर मैं देखूँ तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस 126, इसको मैं माइनस करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 डिग्री आ जाएगी। अब देखो ये मेरा कौन सा एंगल है AOC, तो मेरा एंगल AOC कितना हो गया, ये हो गया। y मेरा कौन सा एंगल है BOD, एंगल BOD मेरा कितना हो गया y या एंगल y भी कह सकते हैं, मतलब एंगल x एंगल y इस तरह से, ठीक है। अब मेरे को निकालना है AOE,
तो जो एंगल ए ओ ई होगा, एंगल ए ओ ई वो क्या है 3x, और x की वैल्यू हमको पता है 36, तो 3 इंटू 36, ये कितना आ गया 108 डिग्री आ गया। समझ में आया बेटा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, पहले खुद से ट्राई करो, मेरा वीडियो इसको पॉज कर दो, क्वेश्चंस लिखो, फिर उसको ट्राई करो, अगर नहीं आता तो फिर मेरा सॉल्यूशंस देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके भी कॉपी कर लिया करो, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अब मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बना लें, ये मेरी कोई स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ये सपोज मैंने एक्स वाई ले ली, ये सपोज मैंने सी ले लिया, ये मैंने कुछ भी ले लो, ये मैंने ले लिया एल एम पी, ठीक है, ये सपोज मैंने ले लिया ओ। अब आपको क्या निकालना है, ये दिया है ए, ये है बी, और ये वाला एंगल जो है सी, ये तो 90 डिग्री दिया ही है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ दी है कि ए और बी का जो रेशियो है वो दिया है 2:3, ये दिया है, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चंस में गिवन है कि इस और इस एंगल का जो रेशियो है वो क्या है 2:3, तो मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, एक्स ओ वाई ये क्या है, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल प्लस इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। मतलब इफ एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक्स ओ वाई मेरी क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी मेरा क्या होगा 180 माइनस 90, मतलब कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि एंगल ए और एंगल बी का सम मेरा 90 डिग्री होना चाहिए, इस और इस एंगल का, और इन दोनों का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। अब ये आपको पता होगा कि ए रेशियो बी अगर 2:3 है, तो अगर मैं रेशियो का साइन हटाता हूँ तो सपोज इनका कॉमन जो मल्टीपल है वो x है, तो a की वैल्यू 2x हो जाएगी और b की 3x हो जाएगी। तो मैंने यहाँ रख दिया 2x, यहाँ रख दिया 3x, 90 डिग्री, 5x क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, x की वैल्यू आ गई 18 आ गई। x की वैल्यू 18 आएगी तो मैं a की वैल्यू क्या कह सकता हूँ 36,
और इसकी क्या कह सकता हूँ 56। समझ में आ गया भाई। 18 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 36, 18 का 3 से कर दूंगा तो 54। सॉरी, समझ में आ गया। अब मेरा बचा सी एंगल। अब यहाँ पर उसने एक और चीज दी है कि LOM, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? LOM भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ये मेरे को गिवन है। LOM इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल B प्लस एंगल C का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब दिस प्लस दिस क्या होगा 180। अब मुझे B की वैल्यू पता है 54 है, तो एंगल C की वैल्यू जो होगी 180 माइनस 54 कितनी हो जाएगी 4। 10 में से 4 गए 6, 6 और 2 8, 126 डिग्री हो जाएगी एंगल C की वैल्यू। समझ में आ गया? कॉपी करो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना मुझसे। पॉज करके इसको कॉपी करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो। चलो मैं क्वेश्चन लिखवा भी देता हूं इस बार। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर एंगल XYZ ये कितना दे रखा है 56 एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P if ray BQ bisect, if ray BQ bisect angle Z by P, then find, तब मेरे को क्या निकालना है एंगल X by Q एंड रिफ्लेक्स एंगल बाई Q बाई P। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। तो देखो ये क्या कह रहा है, कोई गिवन फिगर है मेरे पास जो दिया हुआ है, वो मैं भी आपको ड्रॉ करता हूँ। उसमें क्या हुआ है कि एक्स बाई जेड की जो वैल्यू है वो दे रखी है और एक्स वाई को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है। सपोज ये है मेरा एक्स वाई, कोई रे है एक्स वाई, ये है एक्स और ये है वाई। अब देखो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल एक्स बाई जेड, एक्स वाई और ये मैंने कोई ले लिया जेड, तो इस वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है 56, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड मतलब बढ़ाई जाती है टू अ पॉइंट पी, एक्स वाई को मैंने क्या कर दिया पी पॉइंट तक बढ़ा दिया पी पॉइंट तक। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स वाई पी जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर क्या कहता है कि इफ रे बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, पहले देखो जेड बाई पी कौन सा है, जेड बाई पी। अब इसको एक जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है, कौन सी बाई क्यू, मतलब एक ये वाली रे हो गई बाई और क्यू,
ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। किसमें? इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है। ठीक है। अब देखो, तब ये कह रहा है कि मुझे एक्स बाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। एक्स बाई क्यू, ये वाला एंगल चाहिए मुझे, ये वाला। ठीक है। अब देखो, ये वाला एंगल 56 है, ध्यान से देखना, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला, या फिर कहो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल प्लस 56, मतलब इफ एक्स बाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर x बाई पी एक स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल, मतलब एंगल x बाई जेड, एंगल x बाई जेड प्लस एंगल ये वाला पूरा एंगल बाई जेड बाई पी, जेड बाई पी, क्या मैं इसको 180 डिग्री कह सकता हूँ, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। x बाई जेड मेरे को पता है 56 है, और एंगल z बाई पी मेरे को निकालना है। तो एंगल z बाई पी जो होगा वो 180 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 124 डिग्री। कितना हो जाएगा? 124 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे को ये वाला एंगल मिल गया पूरा, मतलब कौन सा? अगर मैं इसको हटाऊं थोड़ी देर के लिए तो ये वाला एंगल मेरे को मिल गया 124 डिग्री, ये वाला एंगल समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल मिल गया 124, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, दिस प्लस दिस मैंने 180 डिग्री किया और निकाल लिया। अब वो क्या कह रहा है, अभी जो मैंने लाइन हटाई ये 124 डिग्री है एंगल। अब वो जो ये कहता है कि जो ये रे है ना बाई क्यू, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, बाई क्यू। बाइसेक्ट का मतलब इस एंगल को दो पार्ट में इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है। अगर ये पूरा एंगल 124 है तो ये वाला और ये वाला एंगल मैं कह सकता हूँ 62 ये हो जाएगा, 62 ये हो जाएगा। भाई पूरा दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बाइसेक्ट कर रही है, तो 62 प्लस 62। तो अब आपसे पूछा गया था एंगल एक्स बाई क्यू, एक्स बाई और क्यू, ये वाला एंगल पूछा है। तो एंगल एक्स बाई क्यू जो होगा, एंगल एक्स बाई क्यू जो होगा वो मेरा एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा 56 प्लस ये हो गया ना 56 ये वाला, प्लस ये वाला 62, मतलब मेरा क्या हो गया 118 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। मतलब ये वाला एंगल हो गया एक्स बाई जेड प्लस एंगल जेड बाई क्यू, दिस प्लस दिस, मतलब 56 में मैंने क्या किया 62 को ऐड कर दिया। कॉपी करो इसको, ये वाला एंगल पूछा है एक्स बाई क्यू, एंगल एक्स बाई क्यू आ गया, कॉपी करो। कॉपी हो गया। अब देखो, देखो ये लास्ट वाला मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, अगर कट हो गया हो तो एंगल एक्स बाई क्यू जो होगा वो एंगल एक्स बाई जेड प्लस एंगल जेड बाई क्यू के इक्वल होगा, मतलब 56 प्लस 62 118। अगर उधर दिखाई ना दे रहा हो इसलिए मैंने इधर लिख दिया, आप इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ आर 3 लाइन्स। ए बी सी डी एंड ई एफ आर 3 lines concurrent at O, concurrent at O. Find the value of y, find the value of y। ये देखो 3 लाइन है, एक लाइन, तीन लाइन हैं। ये देखो, एक लाइन मैंने ये ले ली, एक लाइन मैंने ये ले ली, और एक लाइन मैंने ये ले ली। ठीक है, ये ए बी हो गई, कुछ भी लो, ये बी सी, सॉरी ये सी डी हो गई, और ये ई एफ हो गई। अब उसने क्या किया है, तो मुझे बाई की वैल्यू निकालनी है, और उसने ये दिया है, ये 2 है, ये 2 है, और ये है 5। ये क्या है, 5। अब ये देखो बेटा, एक चीज़ ध्यान से देखना, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज ये वाली लाइन है ए बी और ये वाली लाइन है सी डी। अगर सपोज ये ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला जो एंगल होता है ये इक्वल होता है, और इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा, एंगल ए ओ डी जो होगा वो एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, वो इसके इक्वल होगा, और एंगल ए ओ सी जो होगा वो एंगल, सॉरी ए ओ डी जो होगा वो बी ओ सी के इक्वल होगा, और ये जो होगा वो बी ओ डी के इक्वल होगा, और इन दोनों एंगल को मैं कहूँगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर इसको मैं हिंदी में कहता हूँ शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब इस वाले एंगल की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि ये जो एंगल है, एंगल सपोज ये ओ है, और एंगल जो होगा सी ओ ई जो होगा वो क्या होगा, एंगल एफ ओ डी के इक्वल होगा, सी ओ ई और एफ ओ डी के इक्वल होगा, मतलब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगी, एंगल सी ओ ई की वैल्यू। अब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ए बी एक लाइन है, ए बी क्या है, उसने बोला है ना ए बी सी डी ई एफ 3 लाइन है, तो ए बी अगर लाइन है तो मैं कह सकता हूँ कि 2 ये वाला एंगल, या फिर एंगल के उसमें ले लो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये 180 डिग्री होगा। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। ठीक है, ये कितना दिया है, 2 ये मैंने निकाल ही लिया, सी ओ ई कितना आ गया, 5 प्लस बी ओ ई कितना दिया हुआ है, 2 180 डिग्री। तो देखो 5 और 2 7 और 2 9, 9 जो हो जाएगा 180 डिग्री,
और बाई की वैल्यू जो आ जाएगी 20 डिग्री आ जाएगी। तो आप यहाँ से कोई सा भी एंगल, बाई की वैल्यू पूछा था उसने, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये वाला भी एंगल निकाल सकते हैं 2 बाई की जब वैल्यू 20 है तो 2 बाई कितना हो जाएगा 40। इस वाले एंगल को भी निकाल सकते हैं 5 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई, 20 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसको याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इन द गिवन फिगर, ए बी इज अ मिरर। ए बी क्या है, मिरर। पी क्यू इज द इंसिडेंस रे, पी क्यू इज द इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, एंड क्यू आर इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड क्यू आर is the reflected ray. If angle PQR कितना है 112 डिग्री है PQR, फाइंड एंगल PQA, फाइंड एंगल PQA, ये हमको निकालना है। फिगर कैसे दिया हुआ है, सपोज ये एक मेरा मिरर है, आपने पढ़ा है ना फिजिक्स में, मिरर वगैरह एक रे होती है वो इंसिडेंट करती है, फिर मिरर से टकराने के बाद क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। सेम इसमें यही है, एक रे आई, इससे टकराई और रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, ये होती है मेरी इंसिडेंट रे और ये होती है मेरी रिफ्लेक्टेड रे। इस पे मैंने क्या होता है, एक नॉर्मल ड्रॉन कर लिया, ये इसका नॉर्मल होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि एक गिवन फिगर है कि ए बी एक कॉमन मिरर है, सॉरी ए बी एक मिरर है, ए बी मैंने एक मिरर ले लिया, पी क्यू क्या है, एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो सपोज मैंने ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, और क्यू आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। फिर ये कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला जो एंगल है वो 112 डिग्री है। क्या है, 112 डिग्री है, तो मुझे पी क्यू ए की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू ए मतलब ये वाला एंगल मुझे निकालना है थीटा। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई रे किसी मिरर पे इंसिडेंट होती है जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, तो वो क्या करती है, एक एंगल का फॉर्मेशन करती हैं। ये वाला वो एंगल होता है, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो सपोज मैं इसको अगर m ले लूँ, ठीक है, तो जो एंगल होगा, एंगल पी क्यू एम, ये होगा इंसिडेंट एंगल, क्योंकि इसको इंसिडेंट रे बना रही है। और एक एंगल होगा, वो होगा एम क्यू आर, ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, जैसा कि हम मिरर में पढ़ते हैं, मिरर वाले चैप्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ये जो एंगल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। एंगल पी क्यू एम जो होगा वो एंगल एम क्यू आर के इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है,
इक्वल होगा। अच्छा, ये दोनों एंगल्स का सम कितना दे रखा है, 112, मतलब एंगल पी क्यू एम प्लस एंगल एम क्यू आर 112 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 112 दे रखा है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। सपोज मैंने इनको x ले लिया, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 112, 2x कितना हो जाएगा, 112, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 डिग्री हो जाएगी। ये कितना आ गया, 56 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आ गया 56 और ये भी 56 होगा। अब ये देखो, ये नॉर्मल है, एम क्यू जो है इस मिरर के, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूँ दिस प्लस दिस एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब एम क्यू इज नॉर्मल टू मिरर, मिरर के नॉर्मल है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 56 प्लस थीटा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 माइनस 56 34 डिग्री आ जाएगी। और यही आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया, थीटा ही तो पूछा गया है, पी क्यू ए। तो एंगल पी क्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई है। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट मिरर का पता रहना चाहिए कि मिरर का कंसेप्ट क्या कहता है। जब कोई रे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, तो उसका इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ये हमको टोटल दिया हुआ 112। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करके हाफ हाफ कर दूंगा, 56 कर दूंगा। 56 प्लस थीटा ये कितना आ जाएगा, 34 डिग्री आ जाएगा। कॉपी करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, एट अ पॉइंट ओ such that एंगल BOC प्लस एंगल AOD कितना है, 280 डिग्री, एज सोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। फाइंड ऑल द 4 एंगल्स, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। मुझे चारों एंगल्स निकालने हैं उसके। क्या है, बस मुझे ये दिया हुआ है, ये कोई लाइन है AB और ये कोई लाइन है CD, और ये O पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो मुझे जो एंगल दिया हुआ BOC ये वाला और AOD ये वाला, अभी मैंने आपको बताई थी कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि एंगल BOC प्लस इक्वल होगा किसके, एंगल AOD के। मैंने इसको x ले लिया और ये मेरे को गिवन है कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD वो कितना है, 280 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस एक्स 280 डिग्री, 2x की वैल्यू 280, तो x की वैल्यू 140 आ गई। मतलब ये जो एंगल है वो कितना आ गया, 140, और ये भी 140 आ गया। ठीक है।
अब COD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब COD का मतलब क्या हो गया, CD एक स्ट्रेट लाइन है, CD इज अ स्ट्रेट लाइन। CD अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। AOC हमें निकालना है, एंगल AOC निकालना है, एंगल AOD हमको दिया हुआ है, AOD कितना आ गया 140। तो एंगल AOC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 140, मतलब 40 डिग्री के इक्वल हो। ऐसे ही मैं यहाँ से भी कह सकता हूँ, अगर CD एक स्ट्रेट लाइन है, यही वाली बात, तो मैं यहाँ भी कह सकता हूँ, चलो यहीं ले लो, यहाँ ले लो। अगर CD एक स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ भी CD इज अ स्ट्रेट लाइन। CD मेरी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल BOC जो होगा प्लस BOC प्लस BOD, ये भी तो 180 होगा। और BOD मेरे को, BOC दे रखा है मेरे को, BOC कितना दे रखा है, BOC 140 दे रखा है, और एंगल जो है BOD मेरे को निकालना है, तो एंगल BOD भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब ये एंगल भी 40, ये एंगल भी 40। समझ में आया? ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, बताया था। तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। कॉपी करो। और देखो, एक और एग्जांपल देखो, ये कह रहा है 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 लाइन्स AB एंड CD intersect each other at a point O, at a point O such that AOC, such that एंगल AOC रेशियो एंगल AOD कितना है, 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। अब उसने क्या किया, दो लाइन ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली। ये मान लो सपोज लाइन है AB और ये वाली लाइन है तुम्हारी क्या, CD। ये क्या है, CD, O पर इंटरसेक्ट करती हैं ये। फिर वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब ये कह रहा है AOC और AOD, AOD और AOC इसका दिया है 5:7, AOC और AOD, ठीक है। जब CD एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखना, CD इज अ
स्ट्रेट लाइन, सी डी अगर स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी कितना होगा 180 डिग्री होगा। और मेरे को गिवन है कि एंगल ए ओ सी रेशियो एंगल ए ओ डी कितना 5:7, मतलब मैं कह सकता हूँ ए ओ सी जो हो जाएगा वो 5x हो जाएगा और ए ओ डी जो हो जाएगा 7x हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दूंगा 5x + 7x 180। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो ये वाला मेरा एंगल आ जाएगा 5 × 12 आ गया। अब देखो जब ये एंगल आ गया आपके पास कितना ए ओ सी आ गया आपके पास 60 और ये कितना आ गया 84। तो देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से अगर 60 को मैं माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल 120 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ए बी मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी मेरी क्या एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये 60 है तो इसको मैं 120 कर सकता हूँ, 180 में से 60 घटा दूंगा। ऐसे ही अगर ए बी मेरी स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए। तो 84 को मैं माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। समझ में आया? तो चारों एंगल्स आ गए देखो। कॉपी करो इसको। सॉरी गलती हो गई एक, यहाँ मैंने 12 ले लिया, यहाँ मैंने गलती कर दी 12 ले लिया। यहाँ मेरी वैल्यू आई 15, ये 75 होगा, ये 105 होगा। भाई x की वैल्यू 15 ही तो आई है, वहाँ मैंने 12 पुट कर दी थी। तो 15 पंजे 75 और 15 सत्ते 105। अब देखो ये एंगल डिफर कर रहे थे, मैं इसलिए सोच रहा था। भाई ये वाला एंगल ए ओ सी कितना आ गया 75 और ये ए ओ डी कितना आ गया 105। वो एंगल इक्वल नहीं आ रहे थे, वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल, इसलिए मुझे लगा कि इसमें कहीं गलती है। अब ये 75 है, ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए। ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, 75 और ये 180 में उसे माइनस करूंगा तो 105 आ गया। अब देखो ये एंगल इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? अभी ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं आ रहे थे और मैंने आपको बताया जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये देखो ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका सम और इस दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 105 है तो ये कितना होना चाहिए 75। अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। वो मैंने यहाँ 15 निकला था, वहाँ 12 वैल्यू पुट कर दी थी, इसलिए वो गलत हो गया था। तो बेटा ये पूरा लेक्चर समझ आया? अभी इसका क्या है, अभी इसका लाइन एंड एंगल में और भी कुछ है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट में मैं आपके लिए और एंगल्स के बारे में क्वेश्चंस वगैरह करूँगा। ठीक है, थैंक यू।